हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो दोस्तों, आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रेड ब्लड सेल्स क्या होती है, उनके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया था। और आज हम बात करेंगे कि रेड ब्लड सेल्स बनती कैसे, क्या क्या स्टेजेस होती है जिनके थ्रू जाकर हमारी रेड ब्लड सेल पूरी मैच्योर होके बनती है। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस एंड इट्स स्टेजेस। ठीक है, तो देखो, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर्ड आरबीसी फ्रॉम स्टेम सेल। मतलब जो हमारी बॉडी में स्टेम सेल्स होती हैं उनके थ्रू पूरा एक मैच्योर्ड आरबीसी बन जाना, उनसे डेवलप हो होकर। ठीक है, देखो, एरिथ्रोपोइसिस की जो साइट होती है वो होती है बोन मैरो। बोन मैरो आपको पता होगा कि हमारी बोन्स होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, उन लॉन्ग बोन्स के अंदर कुछ अंदर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, और यहीं पर हमारी जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यार स्टेजेस की बात कर लेते हैं। 6 स्टेजेस होती हैं जो आरबीसी को मैच्योर आरबीसी जिनके थ्रू बनती है। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज है वो है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, देन उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, देन लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, इमेच्योर आरबीसी भी हम इसे कहते हैं, और देन लास्ट में, सबसे लास्ट में होती है एरिथ्रोसाइट जिसे हम मैच्योर आरबीसी कहते हैं। ये एक दूसरे से डेवलप होकर बनती हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डेवलप होता है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट डेवलप होता है फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, एंड सो ऑन। फिर सबसे लास्ट में जो हमारे पास बचती है वो होती है मैच्योर आरबीसी हमारी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो यार अब साइज़ की बात कर लेते हैं। साइज़ जो है, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाती हैं आगे, साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। सबसे बड़ी साइज़ में होती है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो कि लार्ज होती है। उसके बाद जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है वो स्मॉलर देन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, एंड सो ऑन। इनका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। देखो यार, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं इसे थ्योरेटिकल इसलिए नहीं बता रहा। मैं चाहूँ तो अगर मैं इसे थ्योरी में अभी बताने लगूँ तो ये 4 पेज का हो जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और आपको याद भी नहीं होगा। तो इसे आप टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल की फॉर्म में अगर आप याद करें तो ज़्यादा बेहतर है, आसान भी रहेगा और याद भी रहेगा। थ्योरी आप पेपर में आके एग्ज़ाम में खुद बना सकते हैं अगर आपको याद रहेगा। अगर आपको याद ही नहीं रहेगा तो थ्योरी कैसे बनाओगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का होता है वो लार्ज होता है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस भी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता चाहता है साइज़ में, और उसके बाद गायब भी हो जाता है। तो यार देखो, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें भी इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, बट स्मॉल साइज़ में होता है। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखो कि जो लेट नॉर्मोब्लास्ट यानी कि जो हमारी 4th स्टेज है, उसमें बहुत ही ज़्यादा स्मॉल आरबी वो होता है, न्यूक्लियस होता है। इंक स्पॉट न्यूक्लियस उसे हम कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डॉट जैसा होता है। ठीक है, डॉट साइज़ का। और उसके बाद क्या होता है, यही इसी में लेट नॉर्मोब्लास्ट वाली स्टेज में ही डिसअपियर हो जाता है। एंड देन आप देखो 5th स्टेज जो रेटिकुलोसाइट स्टेज है, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, न्यूक्लियस ही नहीं है यहाँ पे। और 6th स्टेज में जो एरिथ्रोसाइट होती है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी एरिथ्रोसाइट्स होती हैं यानी कि जो मैच्योर आरबीसी होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई की बात कर लें। अब आपका हो गया न्यूक्लियोलाई क्या होता है। देखो, ये जो अगर मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, उसे हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो वो न्यूक्लियोलाई 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं इस वाली स्टेज में, यानी कि जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट वाली स्टेज है। लेकिन उसके बाद जो फर्दर जितनी भी स्टेजेज है, जितनी भी, सभी में न्यूक्लियोलाई एब्सेंट है, किसी में भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ पहली स्टेज में है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो हीमोग्लोबिन स्टार्टिंग में नहीं है, सेकंड स्टेज में भी नहीं है, लेकिन 3rd स्टेज में आकर वो अपीयर होना लग जाता है। एंड जब वो 4th स्टेज तक पहुंचता है तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज़ होती है, देन 5th स्टेज में थोड़ी और इंक्रीज़ होती है, एंड लास्ट एरिथ्रोसाइट तक हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है जब लास्ट स्टेज में पहुंचती है आरबीसी। ठीक है, अब यार बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म की। देखो, शुरू की जो 3 स्टेजेस होती हैं उन तीनों ही स्टेजेस में जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक होता है। मतलब ये कि वो बेस को अट्रैक्ट करता है। जब हम बेसिक डाई उस सेल के ऊपर डालते हैं, इन तीनों स्टेजेस में अगर हम सेल के ऊपर बेसिक डाई डाल रहे हैं तो बेस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो बेसोफिलिक है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके बाद बात करें, जो हमारी 4th स्टेज है जिसे हम लेट नॉर्मोब्लास्ट कहते हैं, उसमें एसिडोफिलिक हो जाता है साइटोप्लाज्म। मतलब अब वो एसिडिक डाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन 5th स्टेज में बेसोफिलिक, अगेन वो बेसोफिलिक हो जाएगा
और फिर बेस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो 5th स्टेज में होता है हमारा जो रेटिकुलर नेटवर्क होता है, रेटिकुलर नेटवर्क इन द सेंस कि जो हमारे ब्लड वो जो होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं, वो ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, मतलब वो रप्चर हो जाते हैं। उनके रप्चर होने की वजह से क्या होता है, एक नेटवर्क बन जाता है जिसे हम रेटिकुलर नेटवर्क कहते हैं। इसीलिए हमने इस स्टेज का नाम रेटिकुलोसाइट स्टेज रखा हुआ है, जो कि 5th स्टेज है, ठीक है। 6th स्टेज की अगर हम बात करें तो रेटिकुलर नेटवर्क जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। और ये 6th स्टेज भी बेसोफिलिक ही होती है, ओके। देन अगर हम कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इन स्टेजेस में, तो सबसे पहली जो सेल थी हमारी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, उसमें क्या होता है, फर्स्ट सेल, ये सबसे पहली सेल होती है जो डेराइव होती है CFUE से। अब ये CFUE क्या है, CFUE का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, देखो यार, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ था, जिसमें मैंने आपको हीमेटोपोइसिस समझाया था, ठीक है। आप वो वीडियो जाकर मेरे उसमें चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ हो कि देखो सेकंड स्टेज जो हमारी है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट वाली, उसमें क्या होता है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन देखो यार, जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए के अंदर कुछ थ्रेड्स होते हैं, मतलब डीएनए जो होता है बहुत लंबे लंबे थ्रेड से बना होता है। उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमेटिन। और वो क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमेटिन कंडेंस होने के बाद क्रोमोसोम बना देता है। ये क्रोमेटिन है, उसके बाद ये क्रोमोसोम बना देगा, और उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है देन हम उसे डीएनए कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर डीएनए होता है। तो ये हमारा क्रोमेटिन कंडेंसेशन था, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फर्दर से क्रोमेटिन कंडेंसेशन होगा, और इस सेल को हम पॉलीक्रोमोफिलिक और पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। ये क्यों होता है, बिकॉज ये डिफरेंट कलर शो करता है अपनी स्टेज में, इसलिए हम इसे पॉलीक्रोमोफिलिक या पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। देन फोर्थ स्टेज इज वेरी कंडेंस क्रोमेटिन। इस स्टेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिन होता है बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है, ठीक है। 5th स्टेज में सेल एंटर कर जाती है ब्लड कैपिलरीज में बाय डायापेडेसिस। देखो यार, 5th स्टेज में जैसे ही हमारी आरबीसी पहुंचती है वो एंटर कर जाती है ब्लड कैपिलरीज में। अब देखो ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, और ये था हमारा बोन मैरो की साइट, ठीक है। तो यहाँ बोन मैरो की साइड से क्या होगा, निकल के आ जाएगा ब्लड कैपिलरीज में। अब आएगा कैसे, ये ब्लड कैपिलरीज में आने के लिए इसे क्या करना होगा, इसे अपना साइज डिक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि आरबीसी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के पोर्स के मुकाबले, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, डायापेडेसिस करेगा। डायापेडेसिस का मतलब है कि ये थोड़ा सिकुड़ जाएगा, मतलब ये कुछ इस टाइप अपना स्ट्रक्चर बना लेगा, और फिर ये एंटर कर जाएगा ब्लड वेसल में। ये डायापेडेसिस क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है आरबीसी की, जिसके थ्रू वो अपना साइज़ थोड़ा सा चेंज करता है, और साइज़ जब थोड़ा चेंज हो जाता है उसकी वजह से वो एंटर कर जाता है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। देन अब हम बात करें 6th स्टेज में क्या होता है, अटेन बाइकॉनकेव शेप। अब 6th स्टेज में उसने बाइकॉनकेव शेप ले लिया। मैंने आपको आरबीसी वाले वीडियो में आपको क्लियरली बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बाइकॉनकेव शेप क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है। तो यार आज हमने बात कर ली है पूरी एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, क्या होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको जानना है नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं तो वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।